अपने वीडियो में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में अध्ययन किया था और उसमें मैंने आपको दो विधि बताई थी। पहली थी कर्तन। कर्तन का मतलब है काटना, और इसके भी दो विधियां हैं। पहला है स्तंभ कर्तन और दूसरा है मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन में मैंने बताया था आपको कि तने के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों को 2/3 भाग जमीन में गाड़ दिया जाता है। नमी पाकर नया तना तैयार हो जाता है। दूसरा है मूल कर्तन। इसमें भी जड़ों को काट करके और जमीन में रोपित किया जाता है। दूसरी विधि थी दाब विधि। जैसे स्पष्ट है दाब, इसमें क्या है, मिट्टी का दबाव लगाया जाता है। पहली है टीला विधि। जितने भी बेल है, जैसे चमेली है, उस बेल की शाखा को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। दबी हुई शाखा से पुनः है नया पौधा तैयार हो जाता है। और वायु दाब विधि में ऐसे पौधे जिनके तने शाखित है, उन शाखित तनों को छील दिया जाता है। छिले हुए भाग पर मिट्टी, गीली मिट्टी, मोम या रुई से लपेट दिया जाता है और ऊपर से पानी डालते हैं, जिससे अपस्थानिक मूल निकल आती है। शाखा को काट करके जमीन में रोपित करके नया पौधा तैयार किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे रोपण विधि। रोपण विधि में क्या है कि इसमें उत्तम किस्म व अधिक उत्पादन तैयार करने के लिए पौधे के 2 भागों का उपयोग किया जाता है। जिसका रोपण किया जाता है उसे कलम कहते हैं। उसे कलम कहते हैं। तथा जिस पर रोपित किया जाता है उसे हम स्कंध कहते हैं। उदाहरण है नींबू, अमरूद, आम आदि। जैसे कलमी आम तैयार करना है तो कलमी आम क्या है, इसी विधि के द्वारा ही तैयार किया जाता है। पुनः मैं आपको बता दूं कि आज हम अध्ययन करते हैं रोपण। जैसा कि नाम है रोपना, तो इसमें क्या है, 2 पादपों के गुणों को मिलाया जाता है और एक दूसरे के ऊपर रोपित किया जाता है। जिस भाग को रोपने के लिए उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं कलम, और जिस पर रोपण किया जाता है उसे हम कहते हैं स्कंध। और इसके द्वारा, जैसे आम है, छोटी गुठली हो, उसके बीज और रस अधिक हो, तो उसको कहते हैं कलमी आम। इस विधि के द्वारा क्या है, तैयार किया जाता है। इसकी 4 विधि है। पहली है जिह्वा विधि, दूसरी है फत्सर विधि, तीसरी है मुकुट या कीट विधि और चौथी है कलिका रोपण। इनका क्रम से हम एक एक का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं जिह्वा विधि। जैसे कि इसका नाम है जिह्वा विधि। जिह्वा विधि में क्या करेंगे हम,
जो कलम है, कलम को वी आकार में काट लेते हैं तथा स्कंध में भी वी आकार का चीरा लगाते हैं। दोनों का व्यास समान होता है। कलम को स्कंध में रोपित कर कपड़े या गोबर मिट्टी से बांध दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद बंधे हुए भाग की कोशिका विभाजन करती है। दोनों के ऊतक मिल जाते हैं जिससे नई शाखा विकसित हो जाती है तथा नया पौधा तैयार हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये तना है, ये कलम है, इसे हम क्या करेंगे, वी आकार काट लेंगे। और दूसरा और दोनों को हम क्या करेंगे, बांध देंगे। कलम और स्कंध दोनों को हम बांध देंगे और यहाँ से ऊतक मिल जाएगी और नई शाखा के क्या हो जाएगा। इस प्रकार से ये नया तना दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ से और ये ऊतक मिल जाएंगे और ये नई शाखा विकसित हो जाएगी। तो ये विधि है आपकी जिह्वा विधि। जिस प्रकार से मुख में जीभ रहती है उल्टी, उस प्रकार से इनको क्या है, व्यवस्थित किया जाता है। वापस सुनिए, जिह्वा विधि में कलम को वी के आकार की काटते हैं, स्कंध को भी वी के आकार काटते हैं, चीरा लगाते हैं। दोनों समान व्यास के होते हैं। कलम को स्कंध में रोपित कर कपड़े या गोबर मिट्टी से बांध दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद बंधे भाग की कोशिका विभाजन करती है, उनके ऊतक मिल जाते हैं और जिससे नई शाखा तैयार हो जाती है, नया पौधा
तैयार हो जाता है। ये इसकी विधि है। इसके बाद में नंबर 2 है फच्चर विधि। जिस प्रकार से अपन क्या है फांस ठोकते हैं किसी उसमें, तो इसको कहते हैं फच्चर विधि। नंबर 2 है फच्चर विधि। इसमें भी कलम को वी आकार में काट लेते हैं तथा स्कंध का आकार व मोटाई अधिक होती है, जिसमें वेज के आकार का चीरा लगाते हैं। कलम को स्कंध में रोपित कर दिया जाता है, जिससे कोशिका विभाजन द्वारा दोनों के ऊतक मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो तना है बड़ा होगा और इस तरह से वी के आकार का इसमें क्या करेंगे गड्ढा कर देंगे। ऊपर से जो कलम है उसको इसमें क्या करेंगे रोपित कर देंगे, बांध देंगे कलम और स्कंध, और इस प्रकार से नया पौधा क्या हो जाएगा तैयार हो जाता है। तो ये विधि है फच्चर। फच्चर मतलब ठोकना, उसमें ऊपर से क्या है ठोक दिया जाता है, और इसमें स्कंद का व्यास अधिक होता है, मोटाई उसकी अधिक होती है, चौड़ाई उसकी अधिक होती है, और कलम भी क्या आकार की होती है। तीसरी विधि है मुकुट या किरीट। आप जानते हैं मुकुट को, जो राजा महाराजा पहनते थे, तो उसमें आप देखेंगे कि अनेक प्रकार के छोटे छोटे क्या खंड से जुड़े हुए होते हैं। तो मुकुट या किरीट विधि, मुकुट या इसमें इस कंध का व्यास बहुत अधिक चौड़ा होता है, जिसमें अनेक कलमों को रोपित किया जाता है, जिसकी संरचना मुकुट के समान हो जाती है। एक ही
स्कंध में अनेक कलमों के द्वारा नई किस्में तैयार की जाती है। जैसे मान लीजिए ये तना है, और इसमें 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम, 4 कलम, इस प्रकार से इसमें क्या है, रोपित कर दी जाती है। ये मुकुट विधि हुई। तो इसमें क्या है, स्कंद का व्यास अधिक होने से क्या है, एक स्कंद में अनेक कलम लगाई जाती है और काफी कलमें क्या है इसमें विकसित हो जाती हैं, इसलिए इसे कहते हैं मुकुट जैसी संरचना बन जाती है इसकी, इसलिए इसे कहते हैं मुकुट विधि। और अंतिम है आपके कलिकारोपण। जैसे कि नाम है कलिका, तो इसमें जो कलिका रोपण, इस विधि में स्कंध में टी के आकार का चीरा लगाया जाता है, जिसमें कलिका को रोपित कर दिया जाता है। कलिका के अंकुरण से नया पादप विकसित हो जाता है। ये तना है, ठीक है, आकार का, और इसमें ये कलिका, टी आकार का चीरा। तो इस प्रकार से ये 4 विधि हो गई। नंबर 1 जिव्या विधि, नंबर 2 फच्चर विधि, नंबर 3 मुकुटयाकृत विधि, और नंबर 4 है कलिका रोपण। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है। जनन की ऐसी विधि जिसमें अधिक उत्पादन, उन्नत किस्म तैयार करने के लिए कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है, उसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसकी 3 विधि है, पहली है कर्तन, दूसरी है दाब विधि, और तीसरी है रोपण। कर्तन में 2 है, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। इसमें स्तंभ का उपयोग किया जाता है, इसमें जड़ का उपयोग किया जाता है। दाब विधि, टीला विधि, इसको जमीन पर लगाया जाता है और इसको वायु में ऊपर लगाया जाता है। फिर है आपके रोपण में एक भाग कलम कहलाता है ऊपरी भाग, दूसरा भाग स्कंध कहलाता है। और 4 विधियां, जिव्या विधि, फच्चर विधि, मुकुट किरीट और कलिका रोपण। तो ये आपका खत्म हो गया अलैंगिक जनन। क्या खत्म हो गया? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में आपको मैंने बताया था
अनिषेक बीजता और कायिक प्रवर्धन। फिर कायिक प्रवर्धन भी दो प्रकार का पढ़ाया आपको मैंने, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। आज अब पढ़ेंगे इसके बाद में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है और ये किस प्रकार से संपन्न होता है। देखिए लैंगिक जनन का मतलब क्या है। नंबर 2, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा जनन जिसमें नर व मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है। जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। यह क्रिया पुष्प के द्वारा संपन्न होती है। तो हम अब पढ़ेंगे पुष्प की संरचना। पुष्प क्या है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प देखिए ये आपका डंठल है और ये पुष्प का फूला हुआ भाग है जिसे कहते हैं पुष्पासन। और ये है पुष्प वृंत। अब क्या होगा, इस जो पुष्पासन है ना, इस पुष्पासन पर क्या लगेगा, पुष्प। और ये सबसे बाहर है आपका बाह्य दल। फिर ये छोटे छोटे हैं आपके दल। फिर ये है पुमंग। और फिर ये फूला हुआ जो भाग मिल गया ये है अंडाशय नीचे, ये वर्तिकाग्र। और ये नीचे आ रही है वर्तिका। और नीचे जो ये फूला हुआ भाग है ये कहलाएगा अंडाशय। ये है बाह्य दल, ये है दल और ये है पुमंग। क्या है, पुमंग। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज।
बाह्य दलपुंज, यह सबसे बाहरी चक्र है जिसके प्रत्येक भाग को बाह्य दल कहते हैं। SEPAL सेपल। नंबर 2 CALYX कहते हैं इनको ना। नंबर 2 है दलपुंज, COROLLA कोरोला। यह दूसरा बाहरी भाग है जिसके प्रत्येक सदस्य को दल, पेटल, PETAL कहते हैं। लिख लिया? नंबर 3 है पुमंग, ANDROECIUM, एंडोसियम। यह नर जननांग है जिसके दो भाग होते हैं। नंबर 1 है पुतंतु और नंबर 2 है परागकोश। देखिए ये तो है पुतंतु और ऊपर यह है परागकोश। नंबर 4 जायान, गाइनोइसियम, गाइनोसियम। यह है कथी ना दिखाया था यार, देखो इसमें कब आएगा। यह है मादा जननांग है जिसके 3 भाग होते हैं। पहला है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका और तीसरा है अंडाशय। देखिए मान लीजिए इस तरह इसको बनाएंगे अपन। वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय। तो ये संरचना हुई किसकी? लैंगिक जनन की। इस क्रिया में बाह्य दल और दल, बाह्य दल और दल दोनों को हम कहते हैं सहायक चक्र। बाह्य दल व दल पुंज को सहायक चक्र कहते हैं।
पुष्प के बाहरी चक्र बाह्य दलपुंज व दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं, जबकि पुमंग व जायांग को जनन चक्र कहते हैं। यदि पुष्प में चारों भाग बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग व जायांग पाए जाते हैं तो इन्हें पूर्ण चक्र कहते हैं। पूर्ण चक्र कहते हैं। उदाहरण इसका है सरसों। यदि एक भी भाग अनुपस्थित होता है तो इसे अपूर्ण कहते हैं। उदाहरण है पपीता, केला, ये इसके क्या है, उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर क्या हो गया, पूरा हो गया। और मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। आपका जो पहला चैप्टर है वो है आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन। आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है आवर्त बीजी पादप की विशेषताएं, कि आवर्त बीजी पादप हम किसे कहेंगे, ऐसे पुष्पीय पौधे, ऐसे पुष्पीय पौधे जिनमें बीज ढके हुए होते हैं तथा पीढ़ी एकांतन पाया जाता है। पीढ़ी एकांतन मतलब क्या है, जिसमें 2n स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद पीढ़ी के बाद में अगुणित n हैप्लॉइड गैमेटोफाइट पीढ़ी पाई जाती है, उसे हम पीढ़ी एकांतन कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया जनन की परिभाषा। प्रत्येक जीव अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान ही संतान की उत्पत्ति करता है, जिसे हम कहते हैं जनन। और मैंने उसमें उदाहरण बताया आपको, नीम के बीज से नीम का पौधा उत्पन्न होना, मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा उत्पन्न होना। फिर मैंने पढ़ाया आपको आवर्त बीजी पादपों में जनन के प्रकार। आवर्त बीजी पादपों में जनन दो प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन क्या, अलैंगिक जनन के बारे में। इसके दो प्रकार हैं। पहला है, अच्छा एक और पहले बता दो आपको कि अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है वो आकारिकी, शारीरिकी व आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, अतः इसे क्लोन भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि अलैंगिक जनन को क्लोन क्यों कहा जाता है, या क्लोन को अलैंगिक जनन क्यों कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति
आकारिकी, शारीरिकी, आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, इसलिए हम ऐसे कहते हैं क्या, क्लोन कहते हैं। ये दो प्रकार का है, एक तो है अनिषेक बीजता और दूसरा है कायिक प्रवर्धन। अनिषेक बीजता का क्या मतलब है, बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण होना अनिषेक बीजता कहलाता है, और जो पौधा है उसका निर्माण बीज से ही होगा। फिर आपको पढ़ाया मैंने आपको कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। यदि पौधे के कायिक अंग, जड़, तना, पत्ती या अन्य भाग जनन की क्रिया में भाग लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कायिक जनन। और कायिक जनन में जो अंग भाग लेता है उसे कहते हैं कायिक प्रवर्ध, जैसे जड़, तना, पत्ती, बीजाणु कुछ भी हो, और इसकी आप कहते हैं कायिक प्रवर्धन। फिर ये भी कितने 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 जड़ द्वारा, यदि हम जड़ों के द्वारा कर देंगे तो जड़ कहलाएगा। नंबर 2 स्तंभ या तने के द्वारा। नंबर 3 पर्ण, ब्रायोफलम और बिगोनिया की पत्ती जहाँ नमी में गिरेगी ना, नया पौधा बन जाएगा। और चौथा मैंने आपको बताया था जननांगों के द्वारा बहुकोषीय पत्र प्रकलिकाएं पाई जाती हैं और उससे नया पौधा तैयार हो जाता है। इसके बाद में अपन ने इसकी विधि पढ़ी और आगे चले। कर्तन, कर्तन 2 प्रकार का, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। वायु, ये फिर दाब विधि पढ़ी अपन ने, टीला विधि और वायु दाब विधि। इसके बाद में अपन ने पढ़ा क्या, रोपण। रोपण में 4 विधि पढ़ी। पहला विधि आपकी जिह्वा विधि, दूसरी फत्सर विधि, नंबर 3 क्रीट या मुकुट विधि, और नंबर 4 कलिका रोपण। और इस प्रकार से ये खत्म हुआ आपका अलैंगिक जनन। फिर हम आए लैंगिक जनन की ओर। लैंगिक जनन में हमने पहले भी पढ़ा है कि इसमें नर और मादा युग्मक दोनों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि दोनों को संलयन से युग्मनज बनेगा और जिससे क्या होगा, लैंगिक जनन कहेंगे। और ये क्रिया होती है पुष्प में। पुष्प क्या है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, मॉडिफाइड सूट, मॉडिफाइड सूट है। पुष्प जिस पर लगता है फुला भाग पुष्पासन है, जिसे जुड़ा हुआ है पुष्परंत है। इसके 4 भाग हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दल और दल सहाय चक्र है और पुमंग और जायांग जनन चक्र है। पुमंग के 2 भाग हैं, पुतंतु और परागकोश, जबकि जायांग के 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। यदि चारों भाग है किसी पुष्प में तो वो कहलाएगा पूर्ण। सरसों, मूली, जितने पौधे हैं सारे लगभग उसमें क्या है, चारों अंग, चारों भाग पाए जाते हैं, इसे पूर्ण कहते हैं। यदि एक भाग भी अनुपस्थित है तो उसे हम कहेंगे अपूर्ण। जैसे मैंने आपको बताया पपीता, कभी आपने देखा होगा पपीता में फल नहीं रहता कभी कभी, क्यों? क्योंकि पास में नर या मादा दोनों में से एक का क्या होता है, अभाव होता है। और इस प्रकार से मैंने आपको संक्षेप में पहले पाठ का अध्ययन कराया है। आपको यदि कोई त्रुटि हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो पुनः कमेंट्स के द्वारा, या मैंने आपको बता रखा है, मेरे फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 9414427536, और सुझाव दीजिए कि क्या सुधार किया जाए। अगले चैप्टर में हम थोड़ा और शॉर्ट में पढ़ाएंगे, ढंग से पढ़ाएंगे और सुधार करेंगे उसमें। धन्यवाद, थैंक्स यू वेरी मच।